क्या आपने कभी सोचा है, हम स्कूल में मुगल एम्पायर पढ़ते हैं जैसे वो कोई गोल्डन एरा का सिंबल था। आर्किटेक्चर, आर्ट, म्यूजिक ये सब टॉप नॉच था, पर किसी ने ये नहीं बताया कि उसी दौरान इंडिया का स्ट्रक्चर अंदर से ही टूट रहा था। ये स्टोरी सिर्फ किंग और उनके फोर्ट्स की नहीं, ये स्टोरी है इकोनॉमिकल लूट, पॉलिटिकल केओस और कल्चरल डैमेज की। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ ओपिनियन बेस्ड नहीं, इसमें फैक्ट्स भी होंगे। जब बाबर ने 1526 में पानीपत जीता, तब इंडिया वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज में से एक था। मैग्नस मेडिसन के ग्लोबल जीडीपी के हिसाब से इंडिया का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड इकोनॉमी में 24 से 27% का था, और 1700 के बाद ये गिरते गिरते 16% से भी नीचे आ गया। मतलब पूरे देश की बैकबोन ही तोड़ दी। सबसे पहले बात करते हैं मुगल्स के टैक्स सिस्टम की। मुगल लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसे जब्त कहते थे, उसमें फार्मर से लगभग उनकी आधी क्रॉप ले ली जाती थी, और अगर किसी साल ड्रॉट या फ्लड आता तो भी रमिशन रेयरली मिलता था। मतलब लिटरली फार्मर अपने ही जमीन में स्लेव बन के रह गए थे। और ये सिर्फ रूरल लेवल तक लिमिटेड नहीं था, इसका इम्पैक्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर पे भी पड़ा। बंगाल और गुजरात के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो पहले से वर्ल्ड फेमस थे, वो मुगल और रीजनल वॉर्स की वजह से और कमजोर पड़ गए। 17वीं सेंचुरी में बंगाली मुस्लिम जो टेक्सटाइल को 40 to 50% ग्लोबली एक्सपोर्ट करता था, 18वीं सेंचुरी में आते आते वो भी कोलैप्स कर गया। इकोनॉमिक हिस्टोरियन जैसे इरफान हबीब और तपन रे चौधरी ने लिखा है कि मुगल एलाइट के पास 15 to 20% नेशनल इनकम थी और बाकी लोग गरीबी में जी रहे थे। यानी मुगल इकोनॉमिक एक रिच रूलर स्टार्विंग पीपल मॉडल थी। टॉप पर कुछ एलाइट जागीरदार और नोबल्स ने सारा पैसा कंसंट्रेट कर दिया, और नीचे बस आम लोग सर्वाइव करते रह गए। जब ब्रिटिश आए, उन्होंने नया सिस्टम नहीं बनाया, बस मुगल मॉडल को कॉपी करके और एफिशिएंट बना दिया। मुगल्स का एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग लगता था, लेकिन एक्चुअल में थी तो सेंट्रलाइज्ड डिक्टेटरशिप ही। हर रीजन पे अपॉइंटेड गवर्नर या जागीरदार थे जिनको लॉयल्टी के लिए रेगुलरली शिफ्ट किया जाता था, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि लोकल ऑटोनॉमी ही खत्म कर दी। कोई स्टेट अपने आप कुछ डेवलप नहीं कर सकता था। ये भी एक रीजन है कि जब एम्पायर वीक हुआ तो सब अलग अलग हो गए। मराठा, सिख, नवाब, निजाम, और इससे पॉलिटिक्स बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो गई। औरंगजेब के टाइम में कॉन्टिन्यूअस 30 साल तक वॉर चली, और डेक्कन कैंपेन्स में एम्पायर का हाफ रेवेन्यू उड़ गया। इरफान हबीब के एस्टिमेट के मुताबिक 1690s तक मुगल ट्रेजरी डेफिशिएट में था। मतलब एक एम्पायर जिसका टैक्स कलेक्शन एशिया में सबसे बड़ा था, वो अपने ही वॉर में बैंकरप्ट हो गया। और औरंगजेब के बाद जो हुआ वो कोलैप्स था। 1707 के बाद 50 साल में 14 रूलर बदल गए। हर सक्सेसर के साथ सिविल वॉर, प्लंडरिंग और प्रोविंस का रेबेलियन। यही टाइम ब्रिटिशर और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने यूज करा एंटर करने के लिए। इसका मतलब मुगल्स ने खुद ही उनके लिए दरवाजे खोल दिए। लोग बोलते हैं मुगल एम्पायर ने आर्किटेक्चर और आर्ट डेवलप किया। हाँ किया, लेकिन किसके पैसों से? टैक्स फार्मर्स के पैसों से। और जो आर्टिसन ताजमहल बनाते थे, उनमें से कई लेबर अनपेड थे। हिस्ट्री के रिकॉर्ड में लिखा है शाहजहां के प्रोजेक्ट में 20,000 से लेके 25,000 तक वर्कर ने काम करा, और उनमें से कई ऐसे वर्कर्स थे जिनको काम के बाद उनके गांव भी नहीं जाने दिया। पर असली कल्चर डैमेज और गहरा था। 11 से 17 सेंचुरी तक जो पुराने नॉलेज सेंटर थे जैसे नालंदा, विक्रमशिला, उस टाइम पे वो पहले से ही अनपॉपुलर थे, और मुगल एरा ने उसे और डिक्लाइन कर दिया। कोर्ट में पर्शियन लैंग्वेज और कल्चर को डोमिनेट करने लगे, जिसकी वजह से संस्कृत और लोकल नॉलेज को सेकेंडरी बना दिया गया। ये शिफ्ट ने स्कॉलर और रीजनल विजडम को साइडलाइन कर दिया। टेम्पल्स और लोकल आर्ट भी पॉलिटिकली हिट हुए। अराउंड 60 से 70 मेजर टेम्पल्स कन्वर्ट और डिमोलिश करे गए औरंगजेब के रूल के टाइम पे। ये सिर्फ रिलीजियस नहीं, इकोनॉमिकल और कल्चरल सेंटर्स थे। हर टेम्पल एक मिनी इकोसिस्टम था। स्कूल, ग्रैंडरी, आर्ट, वर्कशॉप, जब वो गए तो पूरे कम्युनिटीज कोलैप्स हो गए। और मुगल कल्चर पॉलिसी इलाइट सेंट्रिक थी। कोर्ट आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, पोएट को रॉयल पैट्रोनेज मिलता था, पर लोकल आर्टिस्ट के लिए कुछ नहीं था। आर्ट सर्वाइव तो करा, पर सिर्फ एलाइट्स के लिए। 18वीं सेंचुरी के मिड तक इंडिया पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड, इकोनॉमिकली ड्रेन्ड और सोशली डिवाइडेड था, और ब्रिटिशर्स ने बस उस ब्रोकन स्ट्रक्चर पे अपना फ्लैग लगा दिया। अंगस मेडिसन के डेटा के हिसाब से इंडिया का वर्ल्ड जीडीपी 17वीं सेंचुरीज में 24% था, 1820 तक 16% और 1947 तक 4% तक डिक्लाइन हुआ, और इन सब के पीछे मुगल एम्पायर का हाथ था। सबसे बड़ा लॉस हुआ माइंडसेट का। मुगल सिस्टम ने एंटरप्रेन्योरियल और डिसेंट्रलाइज एनर्जी को क्रश कर दिया। लोकल किंग और मर्चेंट जो अपने एरिया में इनोवेशन करते थे, उन्हें सेंट्रल टैक्स और पॉलिटिकल कंट्रोल ने चोक कर दिया। और जब 18वीं सेंचुरी आई, तब तक इंडियन इकोनॉमिक डिपेंडेंट बन गई, जिसका मतलब ये बना कि वो सेल्फ ड्रिवन नहीं रही। अगर ब्रीफली देखा जाए तो मुगल ने इंडिया में एक्सप्लॉयटेशन को सिस्टम बना दिया। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के नाम पे इकोनॉमिक लूट, आर्ट के नाम पे इनइक्वालिटी और आर्किटेक्चर के नाम पे प्रोपेगेंडा। एक एम्पायर बिल्ड हुआ, पर देश अंदर से ही खोखला होता गया। मुगल्स ने मॉन्यूमेंट छोड़े, पर माइंडसेट डिस्ट्रॉय कर दिया। और अगर हमें स्ट्रांग बनना है तो हिस्ट्री में सिर्फ राइट
डिवाइड नहीं, हमें उसका पैटर्न भी समझना पड़ेगा। ऐसे सेंट्रलाइज्ड पावर और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ने एक देश को अंदर से खोखला कर दिया। हिस्ट्री को ग्लोरीफाई मत करो क्योंकि सच अनकंफर्टेबल होता है और उसके बिना प्रोग्रेस इम्पॉसिबल है। प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, और प्लीज कमेंट में हमें नेक्स्ट कंटेंट के लिए कुछ आइडिया बताएं जिस पे हम वीडियोस बना सकें। भाई बहुत मेहनत लगी है, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। भीगी कह दें।